नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी ने आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ऑब्स्ट्रक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रैशनल सॉल्व किए थे और जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, आज हम उसी कड़ी के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑब्स्ट्रक्टिव के सॉल्व करने वाले हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शेयर करने की जिम्मेदारी उठाए और मैक्सिमम लोगों की मदद करे, मददगार बने। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप है। ऐप को इंस्टॉल करके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए और ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर मिलेगी, पीडीएफ्स, इसके अलावा वीडियोस, इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है और इन फ्यूचर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आती रहेगी। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से भी जुड़ सकते हो टीम नोबल के संग। इवनिंग बैच रनिंग है, मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी नया शुरू होने जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक कतई जहर क्वेश्चन के साथ में। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग ए लेडी दैट कम्स विद पैरा 2 in emergency after home delivery with heavy bleeding per vaginum. After evaluation and emergency resuscitation, she is diagnosed as a case of uterine atony. What is the appropriate medicine in the management of this case? यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेडी आई है वो हैवी ब्लीडिंग लेके आई है और जब हमने उस लेडी का इवेल्युएशन किया तो इमरजेंसी के अंदर तो उसको रिससिटेट करने की जरूरत पड़ रही है और डायग्नोसिस क्या हुआ कि उसको यूट्राइन एटोनी है और यूट्राइन एटोनी डिलीवरी के बाद में हैवी ब्लीडिंग इंडिकेट करती है पीपीएच को, दैट इज पोस्ट पार्टम हेमरेज। इसका मतलब उस लेडी को पोस्ट पार्टम हेमरेज हो रहा है। अब आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन पूछा है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, कौन सी दवाई से मैनेज करेंगे आप पोस्ट पार्टम हेमरेज को, दैट इज पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। और इस पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करना है तो क्या मेडिकेशन आप वहाँ पे यूज लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन है साल्बुटामोल, थर्ड है बीटा ब्लॉकर्स और फोर्थ है मैग्नीशियम सल्फेट। 4 तरह की दवाई का यहाँ पे जिक्र हुआ है। आपको बताना है कि पीपीएच के मैनेजमेंट में कौन सी दवाई काम में लेते हैं जब यूट्रस एटोनिक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश किया है। एटोनिक यूट्रस है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने पड़ेंगे, यूट्रस को फॉर्म करना पड़ेगा, उसमें टोन जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो मेडिकेशन कौन सी यूज करेंगे, ऑक्सीटोसिन। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, एटोनिक यूट्रस को मैनेज करेगी, जिससे पीपीएच का ट्रीटमेंट होगा। तो पीपीएच के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ये मेडिकेशन जो है यूज ली जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। एक दवाई यहाँ पे नाम लिखी हुई है साल्बुटामोल। साल्बुटामोल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है और अस्थमा एक बीमारी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जिसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है। अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो ब्रोंकोस्पाज्म वाली बीमारी है अस्थमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके ब्रोंक्यूल जो है उसमें अगर स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो ये मेडिकेशन वहाँ पे मदद करेगी ब्रोंकोडायलेटर के रूप में। मतलब ये दवाई किस ग्रुप की है, ब्रोंकोडायलेटर। और ये जो ब्रोंकोडायलेटर है उसकी 2 कैटेगरी होती है, लाबा और साबा। ये साबा कैटेगरी की दवाई है। साबा का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या नाम है साबा का, शॉर्ट एक्टिंग
बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब ये दवाई शॉर्ट एक्टिंग काम करती है, बीटा रिसेप्टर पे काम करती है और उसके साथ में काम करती है और ब्रोंक्योल को डायलेट करती है, क्योंकि हमने बोला ये ब्रोंकोस्पाज्म में काम में लेते हैं, ब्रोंको डायलेट रहते हैं, ब्रोंक्योल को डायलेट करेगी। ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है अस्थमा वाले मरीज के अंदर। साल्बुटामोल दवाई का नाम है। अगला है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इसका उल्टा है, ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये क्या करती है? बीटा रिसेप्टर जो होते हैं उनको ब्लॉक करती है। और बीटा ब्लॉकर दवाई काम में ली जाती है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर। किसके ट्रीटमेंट में? हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। ये दवाई हार्ट रेट को धीरे करके ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करती है। तो इस दवाई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। बीटा ब्लॉकर दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है अस्थमा वाले मरीज के अंदर, है ना। अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है साल्बुटामोल और अस्थमा में बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बीटा ब्लॉकर दवाई नहीं दी जाती है डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में जो टाइप 2 के रहते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम को छुपा देती है, हिडन कर देती है, हाइड कर देती है। इसके अलावा लास्ट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 दवाई को बोला जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट दवाई जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इक्लेम्सिया की। और इक्लेम्सिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सीजर्स ड्यू टू द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर लेडी को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसको प्रीक्लेम्सिया होता है, जिसमें एडिमा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। और अगर उस लेडी को फिट्स या सीजर आने लग जाए तो उसको इक्लेम्सिया कहते हैं। उस इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है MgSO4। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था? एटोनिक यूट्रस की दवाई बताओ। तो BCOD एटोनिक यूट्रस में इनका कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए बना, दैट इज ऑक्सीटोसिन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है सारी की सारी और बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकेशन है जो अलग अलग जगह पे यूज की जाती है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि एक लेडी है जो ओपीडी के अंदर प्रेजेंट हुई है और क्या लेके प्रेजेंट होती है? 10 days आफ्टर डिलीवरी विद टेंडर हॉट पेनफुल स्वेलिंग इन द राइट ब्रेस्ट एंड सी आल्सो कंप्लेन ऑफ फीवर विद राइगर्स। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली मैनेजमेंट? ये जो लेडी है ये प्रेजेंट हुई है ओपीडी के अंदर। 10 दिन पहले जो है इसका डिलीवरी हुआ था, 10 days बिफोर डिलीवरी हुई है, तो ये 10 दिन बाद में आई है। और टेंडर है, हॉट पेनफुल स्वेलिंग है राइट ब्रेस्ट के अंदर। राइट ब्रेस्ट जो है वो टेंडर है। टेंडर का मतलब होता है कि आप अगर राइट ब्रेस्ट को टच करें तो वो पेनफुल होता है। टेंडरनेस का मतलब होता है जब आप किसी टिश्यू या ऑर्गन को टच करते हैं तो उसमें दर्द होता है, पेनफुल होता है, ये टेंडरनेस कहलाती है। तो राइट ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस है। राइट ब्रेस्ट जो है वो पेनफुल स्वेलिंग के साथ में और हॉट पेनफुल स्वेलिंग के साथ में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लेडी कंप्लेन कर रही है फीवर की। उसको क्या हो रहा है? फीवर, बुखार आ रहा है और बुखार राइगर के साथ में, चिल्स के साथ में। इसका मतलब उस लेडी को ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इन्फ्लामेशन हो गया है। कंडीशन मेस्टाइटिस कहलाती है। मेस्टाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ये हो गया है राइट ब्रेस्ट के अंदर। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट रहेगा उस लेडी का? क्या मैनेजमेंट करोगे आप एज ए कंडीशन? इस कंडीशन पे पहला है एंटीबायोटिक दे देंगे, दूसरा एनाल्जेसिक देंगे, तीसरा है इंसिजन एंड ड्रेन करेंगे और लास्ट है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। क्या मैनेजमेंट रहेगा? राइट ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है, जो आप लिखिएगा क्या मैनेजमेंट रहेगा? कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक दिया है, कुछ ने एनाल्जेसिक दिया है, कुछ ने IND किया है और लास्ट है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? जब राइगर है, फीवर है, टेंडरनेस है, पेनफुल स्वेलिंग है राइट ब्रेस्ट का, व्हाट इज द मैनेजमेंट? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यस इट इज, दैट इज IND। क्या करेंगे यहाँ पे? C करेक्ट आंसर है। IND करेंगे, इंसिजन करके ड्रेन कर देंगे पस को। क्या ड्रेन करेंगे? पस। तभी जो है बहुत जल्दी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ठीक होएगा। IND एकमात्र तरीका है यहाँ पे इस लेडी के इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रीटमेंट का। IND करने के बाद में उसको एनाल्जेसिक भी देंगे, एंटीबायोटिक भी देंगे, लेकिन अभी IND करना पड़ेगा। और एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक देना ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहलाता है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, आपको IND करना पड़ेगा और जो पस है उसको ड्रेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर रहेगा C। A, B और D तीनों ही खोटे जवाब है। A, B और D तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ था
और उसका कारण था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक लेडी है जिसको पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ और उसका कारण था उसका लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड था। अब ये पहली बार एंटीनेटल विजिट में आई है 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे पहली बार एंटीनेटल विजिट में आई। इससे पहले सिजेरियन सेक्शन हो रखा है लेडी को। सी इज सीकिंग एडवाइस फॉर होम डिलीवरी दिस टाइम, और इस बार वो होम डिलीवरी के लिए सीख कर रही है, मतलब मदद मांग रही है, होम डिलीवरी चाहती है। व्हाट विल बी द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, क्या डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस केस के अंदर? इफ वी अलाउ हर टू डिलीवर एट होम बाय अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, अगर अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट से हम उसको अलाउ कर दें कि तुम होम डिलीवरी करा सकती हो, तो क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इस लेडी को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है? जिस लेडी का पहले ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, 34 वीक गेस्टेशन उसका है, अभी वो लेके आई है, एंटीनेटल विजिट में आई है, और वो ये चाहती है कि इस बार उसकी डिलीवरी घर पे ही हो, तो क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आप अलाउ कर देते हो उसको कि वो होम डिलीवरी करा सकती है अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट से? तो कैसे रहेगा? फर्स्ट है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज हो जाएगी, सेकंड है अरेस्ट इन सेकेंडरी स्टेज ऑफ लेबर में अरेस्ट हो जाएगा, थर्ड है डिलेड प्रोग्रेस इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर में प्रोग्रेस डिले होगी, और लास्ट है रप्चर यूट्रस, यूट्रस रप्चर हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंडीशन आपके सामने है, चाहती है लेडी होम डिलीवरी और इससे पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण ऐसा हुआ था। क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस लेडी को? बहुत ही बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है। ऑप्स के अंदर अगर अपन पढ़े तो जिस लेडी को प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण एलएससीएस हो रखा है, तो उस लेडी को अगर अभी आप अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट अगर उसकी डिलीवरी को अटेंड कराती है, तो देर इज मोर चांस रहते हैं उस लेडी में यूट्रस के रप्चर होने के। बिल्कुल सही, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रप्चर ऑफ यूट्रस। ये एक इंपॉर्टेंट और डेंजरस, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है उस लेडी के अंदर। देखो जो फेजेज है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण प्रोलॉन्ग हो सकती है, ये कोई डेंजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की हिस्ट्री है तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण होता है जो आपका पेल्विस है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होता है ना। तो अगर पेल्विस का प्रोपोर्शन सही तरीके से नहीं है तो वहाँ से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू रहता है। तो अगर उसमें होम डिलीवरी की कोशिश की गई तो मोस्ट डेंजरस चांस ये बन जाते हैं, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि लेडी में कॉम्प्लिकेशन होगा, वो होगा कि उसका यूट्रस रप्चर हो सकता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन पॉसिबल कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि विच इज द मोस्ट कॉमन पॉसिबल कॉज हो सकता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज का। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज का मतलब होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो लिक्कर है, उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाना, है ना। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका लेस वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाना ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहलाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कि मदर के एमनियोन जो होती है उसके अंदर भरा हुआ रहता है, और उसमें जो बच्चा होता है, फीटस होता है, वो उसके अंदर तैरता रहता है। मतलब एक तरह का प्रोटेक्टिव फ्लूइड है फीटस का, मदर के वूम के अंदर जब बच्चा रहता है तब। इस एमनियोटिक फ्लूइड का एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है, इससे ज़्यादा हो तो उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहते हैं और कम हो तो उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहते हैं। जैसे नॉर्मली 2 लीटर से ज़्यादा हो तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज है और 200 ml से कम हो तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है। ऐसी एक डेफिनेशन इस फ्लूइड के बारे में बोली जाती है। अब ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है और पॉली है, इसके अलग अलग रीजन होते हैं। नॉर्मली होता है क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है, फ्लूइड है तो वॉल्यूम है, और मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें जो ऐड करता है वो फीटल यूरिन होता है। कौन होता है? फीटल यूरिन। बच्चे का यूरिन जो है वो ऐड होता है और उससे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। और इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए तो कम करने के लिए बच्चा उसको पीता है, स्वेलो करता है। तो इसका वॉल्यूम जो है उसको मैनेज करता है, एक तो बच्चा यूरिन पास करके और एक बच्चा स्वेलो करके। जब वो स्वेलो करता है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, फिर वो यूरिन करता है तो इसका वॉल्यूम वापस बढ़ता है, और इस तरीके से वॉल्यूम रेगुलेट रहता है। अब यहाँ पे बोला है कि कम हो जाता है। कम होने का रीजन है कि शायद बच्चा यूरिन कर ही नहीं रहा है, और बच्चे का यूरिन नहीं करना किसको इंडिकेट करता है? रीनल एजेनेसिस को। बहुत अच्छे। रीनल एजेनेसिस का मतलब होता है
एब्सेंस ऑफ, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और ए का मतलब एब्सेंट, तो एब्सेंट ऑफ फॉर्मेशन, एब्सेंट ऑफ फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन एब्सेंट है? रीनल का, रीनल मतलब किडनी, किडनी का फॉर्मेशन एब्सेंट हो तो बच्चा यूरिन पास नहीं करेगा, और अगर बच्चा यूरिन पास नहीं करेगा तो ये वॉल्यूम नहीं होगा, नहीं होगा तो कम होगा, कम होगा इसको ओलिगोहाइड्रोमनियोज कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। रीनल एजेनेसिस वाली सिचुएशन में ओलिगोहाइड्रोमनियोज देखने को मिलता है। एक ऑप्शन है इसोफेजियल एट्रेशिया, एट्रेशिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ ओपनिंग, एब्सेंट ऑफ ओपनिंग। और अगर इसोफेगस की ओपनिंग एब्सेंट होगी, अगर इसोफेगस कंटिन्यू नहीं है, उसकी ओपनिंग एब्सेंट है, तो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा, और जब स्वेलो एब्सेंट होती है तो वहां पे देखने को मिलता है पॉलीहाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज। तो एब्सेंस ऑफ स्वेलिंग में पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, ना कि ओलिगो। एक है प्लासेंटल इमेंजियोमा, प्लासेंटल इमेंजियोमा वाली कंडीशन में भी यहाँ पे ओलिगो नहीं होके पॉलीहाइड्रोमनियोज होने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस एडिंग होएगी फ्लूइड की एमनियोटिक सैक के अंदर। और डायबिटीज मेलाइटस अगर कंडीशन है, वहाँ पे भी पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, और पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा पास करेगा तो पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों ही सिचुएशन में पॉलीहाइड्रोमनियोज होने की संभावना होती है, ना कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज। लेकिन एकमात्र है ऑप्शन सी, दैट इज रीनल एजेनेसिस, इस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोमनियोज देखने को मिलेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। टोकोलाइटिक एजेंट जो होते हैं उनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, क्वेश्चन में पूछा है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, और किसका साइड इफेक्ट पूछा है? टोकोलाइटिक एजेंट का। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात, तो जिस लेडी में हम सस्पेक्ट करते हैं प्रीटर्म लेबर, क्या सस्पेक्ट करते हैं? प्रीटर्म लेबर, उस प्रीटर्म लेबर का मैनेजमेंट करने के लिए, उस प्रीटर्म लेबर का मैनेजमेंट करने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट काम में लिए जाते हैं। तो टोकोलाइटिक एजेंट वो ड्रग होती है जो प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए, प्रीटर्म लेबर को इनहिबिट करने के लिए और लेबर को टर्म तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाली मेडिकेशन होती है, जिसका एक एग्जांपल है आइसोसुप्रोक्साइन, आइसोसुप्राक्साइन, सुप्राक्साइन। ये एक टोकोलाइटिक एजेंट है जो कि उस लेडी को दिया जाता है जिसमें संभावना है प्रीटर्म लेबर की। तो अगर ये दे के हम उसके लेबर के प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर सकते हैं ताकि उसकी जो लेबर है वो टर्म एज तक या उसका गैस्ट्रेशन जो है वो टर्म वीक तक पहुंच जाए, तो ये ड्रग वहां काम में ली जाती है। ये जितने भी टोकोलाइटिक एजेंट है उसकी वजह से साइड इफेक्ट पूछा है। फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड है एब्डोमिनल पेन, थर्ड लिखा हुआ है नोजिया एंड वोमिटिंग और लास्ट है पाल्पिटेशन। तो टोकोलाइटिक एजेंट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है पाल्पिटेशन। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? पाल्पिटेशन। वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन या नोजिया वोमिटिंग इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है पाल्पिटेशन। टेकिकार्डी कंडीशन होती है। पाल्पिटेशन वर्ड का मतलब होता है कि आपकी अपनी हार्ट रेट आपको सुनाई देने लग जाए, ये पाल्पिटेशन कहलाता है। और ये पाल्पिटेशन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है टोकोलाइटिक एजेंट का। पाल्पिटेशन इसके अलावा एक और मेडिकेशन से होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीजेस के लिए काम में ली जाती है, थियोफाइलिन और इथोफाइलिन। उसका भी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, दैट इज पाल्पिटेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। कार्डियक आउटपुट हाईएस्ट इन, कंडीशन यहाँ पे क्या पूछा है? हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट जो है वो किस सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग डिलीवरी। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये पूछा गया है हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट, फटाफट से जवाब लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट वाला फेज कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ड्यूरिंग डिलीवरी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अलग अलग जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट जो होता है वो देखने को मिलता है ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान
हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट याद रख लीजिएगा, कतई जहर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नॉर्सेट 2021 में। और अगर आप इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने ब्रेन को, माइंड को मेकअप करना चाहते हो, तो आज ही एमसीक्यू बैच जो है उससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अगर आप एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने थ्योरी पढ़ रखा है और आप चाहते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, तो एमसीक्यू बैच आप लोगों के लिए एक सूटेबल बैच है। आज ही ज्वाइन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर है 7272029029। लिमिटेड सीट्स है। आज ही रजिस्ट्रेशन करके एमसीक्यू बैच के लिए खुद को रजिस्टर्ड करें। बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैच। इसी तरीके के मजेदार और कंसेप्चुअल एमसीक्यू इस बैच के अंदर पढ़वाए जाएंगे और उससे आप जो है नॉर्सेट 2021 के लिए खुद को एक बढ़िया माइंड, कंसेप्चुअल माइंड मेकअप के साथ में आगे जा पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, द पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ऑफ बेंडल इज एसोसिएटेड विद। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या पूछा गया है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो है बेंडल की किसके साथ में एसोसिएटेड है? कौन सी कंडीशन के अंदर पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग देखने को मिलती है बेंडल की? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ऑफ बेंडल, प्रीटर्म लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रिसिपिटेट लेबर, एब्रुप्टो प्लासेंटा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो होती है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स को इंडिकेट करती है। व्हेन लेबर इज ऑब्स्ट्रक्टेड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ऑफ बेंडल। फिजियोलॉजिकल रिंग भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग भी देखने को मिलती है और अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो तो यही रिंग जो है, बेंडल्स रिंग जो है, वो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग के नाम से जानी जाती है, बेंडल्स रिंग। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ऑफ बेंडल आपको पूछा जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से संबंधित है। जब लेबर प्रोग्रेस नहीं करता है, जब सीपीडी होती है, सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोजन होता है, सीपीडी होता है, लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पाता, तो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बनती है और ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द परसेंटेज ऑफ पॉलीहाइड्रोम्नियोज इज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कितने प्रतिशत जो है पॉलीहाइड्रोम्नियोज का रोल होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ में? द परसेंटेज ऑफ पॉलीहाइड्रोम्नियोज इज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अगर किसी बच्चे को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उसमें पॉलीहाइड्रोम्नियोज होगा। इसके होने के कितने प्रतिशत चांसेज होते हैं? पॉलीहाइड्रोम्नियोज का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से ज्यादा होना। एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से 2 लीटर से ज्यादा होना पॉलीहाइड्रोम्नियोज कहलाता है। और कितना प्रतिशत चांस है पॉलीहाइड्रोम्नियोज के साथ कार्डियक कंजेनाइटल एनोमली के होने की संभावना होती है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन लेस देन 1%, 5 to 10%, 20 to 30% और 50 to 60%। पॉलीहाइड्रोम्नियोज का संबंध कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से कितना प्रतिशत है? एंड द करेक्ट आंसर इज 20 to 30%। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 20 से 30% पॉलीहाइड्रोम्नियोज जो है वो एसोसिएटेड है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ में। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा पूछा गया है, थायरोटॉक्सिकोसिस इज प्रेगनेंसी इज ट्रीटेड विद। थायरोटॉक्सिकोसिस जो है अगर प्रेगनेंसी में है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? फर्स्ट लिखा हुआ है पार्शियल थायरॉइडेक्टमी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड है रेडियो आयोडीन एब्लेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थर्ड है विद नियोमर्काजोल और लास्ट है सर्जरी ऑन थायरॉइड ग्लैंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा। हाइपरथायरॉइडिज्म अगर प्रेगनेंसी में है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायरॉइडेक्टमी कर देंगे पार्शियली और लास्ट में थायरॉइड ग्लैंड की सर्जरी करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और एक ऑप्शन है रेडियो आयोडीन एब्लेशन करेंगे थायरॉइड ग्लैंड का। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो काम में ले ही नहीं सकते आप, तो बी तो यहाँ पे खोटा जवाब है। और अगर आप सर्जरी करते हैं जैसे फर्स्ट में या लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो सर्जरी भी इंडिकेटेड नहीं होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सर्जरी के दौरान भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है।
तो प्रेगनेंसी अगर लेडी को है तो सर्जरी वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप एनेस्थेटिक नहीं लगा सकते, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ना तो सर्जरी कर सकते हो ना रेडिएशन दे सकते हो आप, ये तीनों ही चीजें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप सहारा ले सकते हो ड्रग्स का, और नाम है नियोमर्काजोल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा। नियोमर्काजोल दवाई जो है ये काम में ली जाती है, और इसी दवाई से थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म को मैनेज करेंगे प्रेगनेंसी के समय। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। नियोमर्काजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, और थायरोनोम या आप कह सकते हो लिवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो ड्रग क्या होगी, लिवोथायरोक्सिन, और हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ड्रग क्या होगी, नियोमर्काजोल। ये तो काम में लेते हैं हाइपर के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म, और ये काम में ली जाती है हाइपो के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तब तो काम में ले लो लिवोथायरोक्सिन, और हाइपर है तो नियोमर्काजोल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको वहां पे मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, रेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए, और इंपॉर्टेंट रिव्यू आप अपना वहां पे जरूर लिख दीजिएगा। ऐसा करते ही ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, पीडीएफ्स, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज ही इस इंस्टीट्यूट के इस ऐप को इंस्टॉल करें। नॉर्सेट 2021 का नोवल वेलकम टेस्ट अवेलेबल है, पूरा टेस्ट दे, अपने ज्ञान को परखे, आपकी स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू पे है, कितना आगे बढ़ चुकी है, किस कगार पे आप चल रहे हैं, उसका असेसमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि तैयारी में कमी है, आपको लगता है कि टूटेगा नहीं, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। 6 महीने की ऑफलाइन कंसेप्चुअल क्लासरूम स्टडी, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और अल्टरनेट मिनी टेस्ट के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में थ्योरी लेक्चर को क्लियर करते हुए कंसेप्ट क्रिएट किया जाता है जो आपको नॉर्सेट को क्रैक करने में मदद करेगा। तो आप चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी करना है तो इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है, नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आज ही रजिस्टर्ड करें नए मॉर्निंग बैच के अंदर, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर है 7272029029। रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे 1000 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। सीट लिमिटेड है, मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अगर आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं तो एमसीक्यू बैच नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का स्टार्ट होने वाला है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी टीम नोवल आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रही है बहुत जल्दी, लिमिटेड सीट के साथ में। आज ही ज्वाइन कर सकते हो एमसीक्यू बैच को भी। और ज्यादा जानकारी के लिए नंबर है 7272029029। आज ही कॉन्टेक्ट करें और सभी डिटेल चीजों के बारे में जानें। और ये इंस्टीट्यूट आप लोगों को एक भरोसा प्रदान करता है सफलता का। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हो तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, शेयर करो कंटेंट को और मैक्सिमम लोगों की मदद करें। अगर आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो तो इतना जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।